अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। शायद ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। आरएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? व्हाट इज आरएनए सीक्वेंसिंग? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड अदर फॉर्म ऑफ आरएनए। एक माइक्रो आरएनए होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए होता है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए आर द आरएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है। जिससे एक प्रोटीन बनती है उसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए किसे कहते हैं? अच्छा। और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है क्या? और तरह के आरएनए भी होते हैं। यस। उसे हम कहते हैं नॉन कोडिंग आरएनए। क्या कहते हैं? अच्छा, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। अगर हमने मालूम करना है कि एक हमारे जो जीन फैमिली मेंबर्स हैं वो उनका फंक्शन क्या है, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि वो जीन कब एक्सप्रेस होगा, वो जीन कब कब एक्सप्रेस होगा। अगर तो हम ये मालूम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ओके, दिस इज अ फंक्शन ऑफ दैट जीन। फर्ज किया एक जीन है, अगर रूट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन शूट के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि इसका रोल क्या होगा? रूट डेवलपमेंट होगा। या रूट के दौरान इसका कोई रूट की रूट के अब कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? रूट के फंक्शन ये हो सकते हैं कि रूट जो है मिनरल्स को अपटेक करना, फिर उसको आगे लेके जाना, फिर रूट की ग्रोथ, रूट की कैप की डेवलपमेंट, रूट हेयर की डेवलपमेंट, रूट की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर भी उसका रोल हो सकता है। उसका फंक्शनल, दो चीजें होती है ना किसी भी ऑर्गेन की, ज्यादा उसका स्ट्रक्चर क्या है या उसका फंक्शन क्या है। इट मीन अगर कोई जीन हमारा रूट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट जीन माइट हैव अ रोल रूट डेवलपमेंट और रूट फंक्शन। और रूट फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा कि माइट दे हैव they are involved in ion transport or mineral transport or water transport, uptaking water from the soil, or help the plant to cope stress, help the plant to mitigate, ये भी उसका फंक्शन हो सकता है। ठीक है। अब हमने ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा जीन क्या फंक्शन अदा करता है? उसके लिए हमें जीन के एक्सप्रेशन के बारे में मालूम करना है कि जीन का एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर एक जीन एक खास टाइम के अंदर और एक खास लोकेशन के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, इट मींस दैट वो उसका फंक्शन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिस जीन कुड हैव अ फंक्शन इन दैट। वो हो सकता है कि एक जीन है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन पौधे के अंदर जब ड्राउट कंडीशन होती है तो एक्सप्रेस होता है। इसका मतलब क्या होगा? दैट माइट हैव अ रोल ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस। अब रोल क्या है वो बाद में हम डिफाइन करेंगे, लेकिन ये जो आरएनए सिक एनालिसिस हमें सिर्फ ये बताता है कि उसका कोई ना कोई, जरा एक टेक्निक एक काम के लिए ही यूज होती है, उसके बाद फिर फर्दर हम उसकी वैलिडेशन कर लेते हैं डिफरेंट और टेक्निक के थ्रू। लेकिन आरएनए सिक एनालिसिस हमें यह बता देता है कि एक जीन एक्सप्रेस हुआ है, उसका काम क्या है वो नहीं अभी पता। लेकिन हम ये आरएनए सीक एनालिसिस से हमें ये पता चल जाता है कि वो जीन वहां प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है का प्रेजेंट तो है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर यहाँ 30,000 जीन्स हैं तो यहाँ भी और एवरीवेयर, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस हर जगह नहीं होते, वो जीन एक्सप्रेस हर जगह नहीं होते। तो अब वो कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, ये उसका फंक्शन है, ये उसका सब। एवरीथिंग इज क्लियर कि जीन का एक्सप्रेशन का एनालिसिस करने के लिए जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं आरएनए सीक्वेंसिंग। आरएनए सिक भी कहते हैं। और अगर किसी बंदे को ये टेक्निक आ जाती है, इसकी बायोइनफॉर्मेटिक्स आ जाती है, तो वो बहुत
कंप्यूटर पे बैठ के ही अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये जो प्लांट्स हैं बाहर, इनके दरमियान में क्या फंक्शन है, ये दो ट्री आपस में कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इसके इसके रूट्स के अंदर क्या केमिकल बन रहा है, उसके शूट के अंदर क्या केमिकल बन रहा है। तो ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज आरएनए सीक्वेंसिंग? आरएनए सीक्वेंसिंग इज एनेबल कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या बताता है? एनेबल कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ बाय कन्वर्टिंग रॉ सीक्वेंसिंग रीड्स। उसके अंदर जो हमारा, हम क्या करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जीन एक्सप्रेस हुआ है? अगर हमारे पास एक आरएनए का मॉलिक्यूल, हमें आरएनए आइसोलेट करें, मैसेंजर आरएनए हम आइसोलेट करें पौधों में से, या ह्यूमन सेल्स के अंदर से, या बैक्टीरिया के अंदर से, और वो आरएनए को हम मालूम कर सकें कि ये किस जीन का आरएनए है, इसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। इसका मतलब है, अच्छा, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए एक टेक्निक है, दैट इज नोन एज आरएनए सीक्वेंसिंग। आरएनए जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस की कई और टेक्निक्स भी हैं, उनमें से वन ऑफ द टेक्निक इज आरएनए सीक्वेंसिंग। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम आरएनए आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं? आरएनए आइसोलेट करने के बाद हम उसको सीडीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सीडीएनए क्या है जी? व्हाट इज सीडीएनए? कंप्लीमेंट्री डीएनए। कंप्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है? आरएनए की कॉपी बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक नेचर के अंदर एक टेक्निक है जिसे कहते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जीन उसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अगर आरएनए से डीएनए बने, वो आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन है। अगर आरएनए से बैक डीएनए बने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कहते हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नेचर में ऐसा होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है? जी, क्या आरएनए से डीएनए बनता है? कहाँ बनता है? सोचिए ना, क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है? जी बच्चे, डीएनए से आरएनए बनता है? अच्छा, आरएनए से डीएनए भी बनता है। अक्सर जो आरएनए वायरसेस है ना, आरएनए जो डीएनए वायरसेस है, समटाइम डीएनए वायरसेस क्या करते हैं कि जब उसकी ने रेप्लिकेट होना होता है ना, नई कॉपी बनानी होती है, वो अपने डीएनए के फ्रेगमेंट से आरएनए बनाते हैं और उस आरएनए को दोबारा डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह उस डीएनए की एक अलहदा से कॉपी बन जाती है। ठीक हो गया। अब डी इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, वो एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसे क्या कहेंगे? लिख ले, द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू डीएनए, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हम क्या करते हैं, अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होते हैं ना। एक ये है कि हम एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हो गया। क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है। आरएनए को डीएनए में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए जब हम आरएनए आइसोलेट कर रहे होते हैं, उसके जब तक हम एनालिसिस करते हैं तो आरएनए डिग्रेड हुआ होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आरएनए आइसोलेशन करने से फौरन बाद हम उसको क्या कर लेते हैं? डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जब हम उस डीएनए का एनालिसिस कर रहे होते हैं, डीएनए जल्दी डिग्रेड नहीं होता। एक्चुअली हम आरएनए का एनालिसिस कर रहे होते हैं क्योंकि हमने उसी आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमारे पास एक जीन है, G1 बट के जीन है, और उसकी जो आरएनए के मॉलिक्यूल है ना, अंडर कंट्रोल और ट्रीटेड के अंदर, कंट्रोल के अंदर 500 या 50 आरएनए के मॉलिक्यूल है,
इसको जब हम डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आरएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे डीएनए के? 50। तो अगर 50 हैं तो 50 ही डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जब हम ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जाएगा, सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं तरतीब मालूम करनी के एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ठीक है। जब वो डीएनए की सीक्वेंसिंग करेगा, एक्चुअली वो आरएनए की सीक्वेंसिंग कर रहा है, एक्चुअली वो समझ आ रही? तो इस तरह हमारे पास ये नंबर, अच्छा जब एक डीएनए का एक फ्रेगमेंट सीक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं रीड। क्या कहते हैं? कोई भी डीएनए का एक फ्रेगमेंट जब वो सीक्वेंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रीड। अब यहां पर डेफिनेशन पढ़े आप बच्चों। डेफिनेशन क्या है कि आरएनए सीक्वेंसिंग एनेबल्स comprehensive analysis of gene expression by converting raw sequencing reads। जो रीड्स क्या होंगी? जो सीक्वेंसिंग होने के बाद जो जो हमारे पास फाइल आई है उसको हम एक रीड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एक आरएनए का मॉलिक्यूल है तो उसकी एक रीड होगी। अगर 50 आरएनए के मॉलिक्यूल है तो उसकी रीड्स कितनी होगी? 50। ऐसा ही है, अगर 100 आरएनए के मॉलिक्यूल हैं तो रीड्स कितनी होगी? हंड्रेड्स होंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब हमारे पास, फिर हम उस रीड्स को, हमें कैसे पता चलेगा ये जो रीड आई है ये किस जीन की है? हमने प्लांट लिया, उसका लीफ का आरएनए आइसोलेट किया अंडर कंट्रोल कंडीशन। ये काम है बायोलॉजी वालों का, क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है। कि हम आरएनए लैब में आइसोलेट करते हैं, फिर उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको लिख ले, आरएनए आइसोलेट किया, आइसोलेट इसको, और उसके बाद आपने सीडीएनए में कन्वर्ट कर लिया। किसके थ्रू? आरटी। आरटी किसे कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो जो एमआरएनए अब डीएनए में जितने फर्ज किया कंट्रोल के अंदर, अब अरेबिडोप्सिस का पौधा है ना, उसके अंदर टोटल जीन्स कितने हैं? 20,000। कितने हैं? अच्छा, जब आरएनए से डीएनए आरएनए बन रहा होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस टाइम सिर्फ रूट के अंदर 20 में से सिर्फ 20,000 में से सिर्फ 5,000 जीन एक्सप्रेस हुए हो, बाकी 15,000 चुप चुपीते हो, नो एक्सप्रेशन, ठीक है। या 10,000 एक्सप्रेस हुए हो। अच्छा, अब जीन नंबर 1 के अंदर 50 मॉलिक्यूल है और जीन नंबर 2 के देयर इज पॉसिबिलिटी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही हो। जीन नंबर 3 का 100 हो, जीन नंबर 4 का 200 हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब 4 जीन्स हैं, टोटल कितने एमआरएनए के मॉलिक्यूल है? 200 प्लस 100, 300, 50 एंड 351। फर्ज किया, अब ये यहां पर है 10, 350, 60। अब 360 को 4 पे डिवाइड करो, एवरेज कितना मिला है? एक 90। इट मीन 90 ऑन एन एवरेज है एक जीन के, ठीक है। एवरेज कितना है? 90 है। अगर 20,000 जीन्स का एक्सप्रेशन का डाटा लेंगे तो कितने डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे? नहीं, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 को 4 का एवरेज कितना निकला है? 90। तो अब इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने आरएनए से डीएनए बनेंगे, उतने। और उसी डीएनए को जब सीक्वेंसिंग करेंगी तो उतनी फाइल्स बनेंगी, और हर फाइल, एक फाइल को हम रीड कहेंगे। कितनी फाइलें बनेंगी? नहीं, अगर हम 20,000 को मल्टीप्लाई करें 90 से, 180,000, 18 लाख। ओके, 1,80,000 है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ना ये मिलियंस में बनती है, कितनी मिलियंस में होती है, ये कितनी होती है, ठीक है। अब इतनी ज्यादा रीड्स एक सैंपल की आ रही है, किसकी?
कितनी? एक सैंपल की। और एक सैंपल की अगर लेट्स सपोज 12 लाख फाइलें बनी हैं, तो उसका साइज कितना होगा कंप्यूटर के ऊपर? आपको एक बता देता हूँ। तो आप कंप्यूटर के बंदे हो, आपको कंप्यूटर आती है। अगर एक लफ्ज लिखे ए कंप्यूटर के ऊपर, तो 1 बिट। अगर ए टी जी सी लिखे तो 4 बिट। अगर फिर सी सी लिख दें, 6 बिट। ठीक है। अगर ये 1000 लिखे, 1000 बिट्स को हम 1 KB कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर 1000 KB हो, 1 MB। अगर 1000 MB हो, 1 GB। अगर 1000 GB हो, 1 TB। अच्छा, अब जब के ये हमारे पास आ गई है टोटल, अगर 12 लाख का मतलब क्या होगा? 12 लाख का कितना होगा? अगर 1000, अगर हम 1 MB का मतलब है 1000 KB। अच्छा, अब अगर ये होगी 12 लाख, ये कितने बनते हैं? ये हो गई KB, ये हो गई MB, ये हो गई GB। जीबी, 12 GB का डाटा होगा। कितने का होगा? देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे भी ज्यादा हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जो डाटा आएगा वो इतना ज्यादा डाटा होगा कि उसको एनालाइज करने के लिए, आपको पता है ना कि अगर हमने एनालाइज करनी होती है कोई चीज, फर्ज किया हमने आपने कोई चीज एनालाइज करनी है, तो एनालाइज करने के लिए क्या होगा? इस कमरे को ही ना आपने एनालिसिस करके इसको दोबारा से रेनोवेट करना है। अब ये सारा चीजें आप बाहर निकालेंगे ना, इट मीन हमें स्पेस सिर्फ ये नहीं चाहिए, हमें और स्पेस भी चाहिए। जहां हम कहेंगे कि इसी के अंदर ही स्पेस नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर हमने किताबों को बाहर निकालना है, वी नीड मोर स्पेस, वी नीड, इट मीन्स अब इतने बड़े डाटे को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर वी नीड मोर स्पेस। अगर हम कंप्यूटर के ऊपर रैम जो होती है, रैम, रैम किसे कहते हैं? क्या होती है वो? अच्छा, रैम और रोम में फर्क क्या होता है? वो क्या होती है? अच्छा, रैम। अच्छा, हमारी जो कंप्यूटर की रैम होती है, इस कंप्यूटर की रैम कितनी है? 8 GB। 8 GB जब 4 GB इतनी होती है ना, आपकी मोबाइल की रैम कितनी है? रैम 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 जो 4 GB या 8 GB, 16 GB, लेकिन ये डाटा ही 16 GB का हो, और उसने रैम के अंदर हमें कितनी रैम चाहिए होगी? कम से कम 32 GB रैम चाहिए होगी उसको एनालाइज करने के लिए। अगर वो डाटा 32 GB का हो, तो कम से कम 120 GB की रैम। रॉक में वो हार्ड डिस्क की नहीं बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रैम। इट मीन आपको इस तरह के इतने बड़े डाटा एनालिसिस, इसको कहते हैं हाई थ्रूपुट डाटा। क्या कहते हैं? हाई थ्रूपुट डाटा। जो थोड़ा सा डाटा नहीं है, ये बहुत बड़ा डाटा, जिसको हम हाई थ्रूपुट डाटा कहते हैं। आपने इसके अंदर एक्सपर्टीज लेनी है। आपने, आपके पास आपके पास है इधर कोई ऐसे कंप्यूटर है जिसकी रैम जो है वो बहुत ज्यादा हो? आपने ना अपने उस्ताद से ये पूछना है कि क्या हमारे पास कोई 128 GB रैम या 512 GB रैम वाला, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा, मैं रैम की बात कर रहा हूँ जी। है, रैम। वो तो हार्ड डिस्क है। कोई हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, रैम। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ये जो कंप्यूटर है ना, इसकी, अगर हम इसका कैसे पता चलेगा इसकी वो क्या करेंगे इसको, इसकी प्रॉपर्टीज में कैसे जाएंगे? हैं?
इसी पे जाएं, प्रॉपर्टीज में चलेगा, ये देखें। अब ये हमें बताएगा कि, अब ये बता देता है कि इसकी इंस्टॉल रैम 32 GB। वाह, मेरा तो ऑलरेडी अच्छा हुआ। नहीं नहीं, मैंने, ओहो, 32 GB रैम। अच्छा, मैं समझा था ये थोड़ी है। वो मेरे दोस्त, हाँ सच सही है, इसकी तो 32 GB रैम है। इट्स अ लॉट ऑफ बिग रैम। ठीक है। अच्छा, अब इसकी हार्ड डिस्क की स्पेस है, स्टोरेज है 512 GB SSD। और इसकी रैम जो है, एग्जैक्टली मैंने इसको अच्छी रखवाई हुई है, सॉरी सॉरी, मुझे पता है कि मैंने 32 GB कहा, कह के मैंने इनको कहा था कि इसकी ना बाकी चीजें जरा कम भी हो लेकिन रैम इसकी अच्छी हो। लेकिन आपके कंप्यूटर की रैम देखो तो कितनी है बच्चों? 8 GB है, गरीबों। ठीक है। मेरी कंप्यूटर की जो रैम है वो कितनी है? 32 GB रैम है। इट मीन दे कैन हैव बेटर, वी कैन डू बेटर एनालिसिस यूजिंग दिस रैम। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है। वाकई मैंने, अब मुझे भूल गया था, मैं ये जब नया लिया था अभी 6-7 महीने पहले लिया था, मैंने उसको कहा था इसकी 32 GB रैम करना, और वाकई उसने की हुई है। बस उसके बाद समझ आ गई। ये इसलिए मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए लिया था लैपटॉप। ठीक है। तो जो पहला मेरा लैपटॉप था ना, उसकी सिर्फ 8 GB थी, आप गरीबों की तरह। ठीक है। लेकिन अब मेरे पास है 32 GB वाली। ठीक है। आई कैन डू बेटर एनालिसिस। आपको के बायोस्टैटिस्टिक के बंदे हैं, आपके पास कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक का मतलब है आपने बिग डाटे एनालाइज करने हैं। स्टैट के अंदर बड़े बड़े डाटे। बड़ा डाटा क्या होगा? अगर हम सिर्फ लाहौर हमने सिर्फ लाहौर का एक जौहर टाउन के अंदर 200 बंदों का डाटा लिया, उसके आपने देखा कि उसकी पीएच, उसकी हाइट कितनी है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी शुगर कितनी है, ये डाटा हमने सिर्फ 200 बंदों का लिया। लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान में के लोगों का डाटा लें, उसको एनालाइज करने के लिए एक्सेल यूज नहीं होगी। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, हमें बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा, बड़ी हार्ड डिस्क चाहिए होगी, बड़ी रैम चाहिए होगी। इसको कहेंगे हाई थ्रूपुट डाटा। ये ऐसा ही है जिसना पहले 1 GB, वन वन जनरेशन इंटरनेट था, फिर 2G आ गया, फिर 3G आ गया, 4G आ गया। जितना जितना जनरेशन आगे जाई जा रही है, एक्चुअली वो मसला क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। आजकल तो लोग क्वांटम कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड होती है कि आप डाटा ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं। आपको बायोस्टैट के बंदे हैं, आप सबके पास बहुत अच्छी रैम, GB रैम वाला कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि आपका तो काम ही डाटा एनालिसिस का है। हम तो फिर चलो, हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमारा काम है ज्यादा बायोलॉजी से रिलेटेड, थोड़ा सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है। लेकिन आप लोगों का काम क्या है? सारा ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, सारा ही। तो यू मस्ट हैव, आप कोशिश करें कि चाहे हार्ड डिस्क उसकी कम हो, लेकिन रैम अच्छी होनी चाहिए। रैम अच्छी होगी तो आप डाटे को एनालाइज अच्छी तरीके से कर लोगे। अब आप लोगों ने ना अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर ले। ठीक है। और आपने ये भी बताना है कल मुझे आके, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कंप्यूटर को। आपने देखना है कि अगर हाई थ्रूपुट डाटा, बहुत ज्यादा डाटा एनालाइज करना हो, तो उस कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसकी GPU कितने होने चाहिए, उसके ग्राफिक, और उसके अलावा उसके अंदर रैम कितनी होनी चाहिए, रोम कितनी होनी चाहिए, और कितना बड़ा डाटा और कितनी देर में। क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सर नहीं, तो अगर इतना भी बड़ा डाटा है, लाइक हम उसे जिस फाइल में कन्वर्ट करते हैं, वो फाइल इतनी छोटी हो जाएगी, वो आप डाटा पे डिपेंड करेगा ना, किस नेचर का डाटा है, वो डिपेंड करेगा मतलब सिस्टम को क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर ले तो आप जाके पाइथन को दे दे, तो पाइथन जिप में ही आपको ना एनालिसिस करके दे देगा, वो कर देगा। ये आती है पाइथन आपको? थोड़ी बहुत। किस किस को आती है पाइथन? सीखे बच्चों पाइथन। मुझे नहीं आती वैसे, आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप तो डाटा साइंटिस्ट के बंदे हैं। तो डाटा साइंटिस्ट के बंदों को ना पाइथन लाजमी आनी चाहिए।
ठीक है, अगर आपको आती है ना तो आपने मेरे पास आना है, तो मुझे उसकी ना बेसिक थोड़ी सी सिखानी है। ठीक है, ऑफिस में आइएगा, तो फिर मुझे पूछ के टेलीफोन करके आ जाइएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह, क्योंकि पाइथन के बगैर ना आपने बड़े बड़े डाटे डाउनलोड नहीं कर सकते। कौन? वो बड़ा ड्रामा पाकिस्तान में, मजाक नहीं करता। ये पाकिस्तान में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिसके पास नॉलेज होता है ना वो किसी को देते नहीं है। ठीक है, हम शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये चिनो वाइड एनालिसिस वाला जो टूल है ना, जो मुझे आता है ना, तो मैं अपने बच्चों को ना A to Z सिखा देता हूँ। ये नहीं कोई चीज नहीं रखता, तो क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो वो उनको आ जाए। ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है। उसका फायदा क्या होता है कि मुझे ना अल्लाह मियां और नॉलेज दे देता है। मेरे पास है ना, जो मैं सारा दे देता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ अपने पास। मैं कई बार ऐसा कर रहा होता हूँ रात को, मुझे कोई चीज पढ़ रहा हूँ ना, मुझे कोई नई टेक्निक आ गई, रात को ना मेरे पेट में ना खुजकुली होनी शुरू हो जाती है। क्या मैं किसी को ये बता दूं? रात को मेरा बड़ा मुश्किल होता है कि सुबह आते ही मैं ऑफिस में ना किसी बच्चे को बुला लेता हूँ, और रात मैंने ये सीखा था। ठीक है, तो आप ना के पास जितना नॉलेज है ना, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी सीख रहे हैं, कोई भी नॉलेज सीख रहे होते हैं ना, आपस में डिस्कशन किया करें। अल्लाह मियां आपके पर्दे ऐसे खोलता है ना कि मजा आ जाता है। ठीक है, जो बंदा घुट के रखदा ना नॉलेज ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ बदहजमी भी हो जाती है, ते वो भी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ट्राई टू गिव योर नॉलेज टू द समवन एल्स हु हैज रियली नीड दैट। ठीक है, अच्छा अब है, हम ये पढ़ रहे थे कि हम क्या करते हैं कि उसके बाद जो सबसे पहली हमारे पास फाइल आती है वो फास्ट क्यूसी की फाइल होती है। मैं क्या पहले कहा था, फास्ट ए। फास्ट क्यूसी का मतलब है फास्ट क्वालिटी कंट्रोल। फास्ट, जब मशीन से सीक्वेंसिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किया आरएनए आइसोलेट किया, फिर उसको सीडीएनए में कन्वर्ट किया, कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस में थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमने क्या किया, उस डीएनए को हमने मशीन को भेज दिया। वो मशीन ने हमारी उन तमाम सीक्वेंसेस को, आरएनए के जो मॉलिक्यूल है जो डीएनए में कन्वर्ट किए थे, उसको सारे के सारे को सीक्वेंस कर दिया। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी डाटा फाइल आ गई, और जिसको हम कहते हैं फास्ट क्यूसी। वो कौन सी जो मशीन हमारे पास आती है, मशीन आके हमारे पास जो फाइल आती है, उस वो फाइल किस फॉर्म में होती है, फास्ट क्यूसी की फाइल में। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल, फास्ट क्वालिटी कंट्रोल, इसका मतलब है कि वो जो डीएनए की सीक्वेंस आई हुई है उसके अंदर सीक्वेंसिंग भी है, साथ में उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि फाइल की सीक्वेंस मशीन की क्वालिटी कितनी थी। अच्छा, आप डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि जाएं, मुझे रिपोर्ट दें, अपने ब्लड की रिपोर्ट दें, अगर आप शौकत खानम से लेकर आओगे ना तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसे कहते हैं ना अक्सर। समटाइम वो कहते हैं कि आपने ये रिपोर्ट सिर्फ शौकत खानम से करवानी है। तो वजह क्या होती है? क्वालिटी। वजह क्या है? शौकत खानम की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। वो क्वालिटी कैसे पता चलती है? आपने एक मशीन की, आप इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग में जाओ, आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग जो होते हैं, इंजीनियरिंग वाले, उन्होंने कैसे मशीन की क्वालिटी का पता चलते हैं कि ये टेक्सटाइल मशीन जो है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। ज़ाहिर है हम वो मशीन अच्छे तरीके से प्रेफर करेंगे जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। दोनों चीजें, विपो फर्ज किया एक मशीन है, वो घंटे में 100 शर्ट्स बनाती है। एक मशीन है, वो मशीन, और लेकिन वो उसका जो धागा है ना, वो जो कपड़ा बनता है वो फजूल, वो बहुत जल्दी फट जाता है। लेकिन एक और मशीन है, वो भी घंटे में 100 शर्ट्स बनाती है, लेकिन वो मशीन जो है, उसका जो कपड़े का क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी है। तो किसको प्रेफर करोगे? जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी दे। अच्छा, अब हमने रॉ रीड से ये जो हमारे पास आया है कि उसकी क्वालिटी स्कोर भी देख सकेंगे, जो मशीन ने उस की डीएनए के सीक्वेंस को रीड। अब अच्छा, मशीन कैसे, पहला क्वेश्चन ये आपको पूछना चाहिए था कि जब ये डीएनए की फाइल, डीएनए की जो डीएनए का मटेरियल होता है, ये मशीन के अंदर जाता है, तो मशीन उसको रीड कैसे करती है?
अच्छा, वो मशीन क्या करती है कि एडेनिन को टैग कर देती है एक रेड लाइट के साथ, फर्ज किया, गुआयानिन को ग्रीन लाइट के साथ, साइटोसिन को ब्लैक लाइट के साथ, एक को ब्लू के साथ। अच्छा, अब वो जो डीएनए की सीक्वेंसेस जब उस मशीन में से गुजरते हैं ना, अगर तो रेड लाइट आ रही है, इट मींस वो एडेनिन है, इट मींस वो, अगर ग्रीन लाइट आ रही है तो वो जी है, अगर ब्लू लाइट आ रही है तो वो सी है, अगर अदरवाइज आ रही है तो मशीन उसको रीड करके उसको लिखती जाती है कि ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये थायमीन है। मेरी बात नहीं समझ आई ना? अच्छा, अब ये काम करने के बाद अब कभी कभार मशीन का जो कैमरा है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि फर्क है ये रेड है या लाइट है या ग्रीन है। अगर वो कंफ्यूज हो जाए तो फिर क्या होगा? सीक्वेंसिंग। अब जब वो कंफ्यूज होता है ना, तो फिर मशीन उसको ना एक वैल्यू देता है, इसे कहते हैं असाई कोड। क्या कहते हैं इसको? असाई कोड्स। अमेरिकन स्टैंडर्ड कमेटी है, उन्होंने ना एक मशीन के कोड दिए हुए हैं। अगर तो वो कोड अगर वो कोई उसको नंबर दे, क्या दे? वो क्वालिटी को, हर क्वालिटी को एक नंबर देती है। जो भी एक डीएनए की सीक्वेंस सीक्वेंस होता है, एक मॉलिक्यूल सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को वो उसको रीड करके वो कितना कॉन्फिडेंट है मशीन के ये एडेनिन ही है, उस कॉन्फिडेंस को वो एक स्कोर देती है। फर्ज क्या दे देती है? 39। 39 का मतलब है अगर तो कोड मोर देन 30 हो, और 30 और 40 के दरमियान, वो मैक्सिमम 40 है, मैक्सिमम क्या है? अगर तो 30 और 40 के दरमियान में हो तो इट मीन वो काफी हद तक कॉन्फिडेंट है कि ये एडेनिन है। अगर लेस देन 30 हो, वो इट मीन वो मॉडरेट है, और अगर 20 से नीचे है तो बिल्कुल ही वो तो। अच्छा, अब जब हमारे पास रॉ रीड आती है, रॉ रॉ डाटा, उसके अंदर वो साथ में हर बेस का जो सीक्वेंस हुई है उसका साथ में नीचे लिखा होता है कि इसको कोड दिया होता है उसने। फर्ज किया 40 को उसने रखा हुआ है आई। अब उस ऊपर ए लिखा हुआ है, नीचे आई लिखा हुआ, आई का मतलब, फर्ज किया मैं कह रहा हूं अगर सीक्वेंस इस तरह हो कि बच्चे, ए है ए जी सी, इसके नीचे आई लिखा हो, जे लिखा हो, सी लिखा हो। अब ये सारे, मैं इसकी तरह की एक ना आपको सीक्वेंस देखता हूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फास्ट क्यूसी, ये देखें, इसका कोई सीक्वेंस है? नहीं लगी समझ? समझ आ रही है बच्चों? फास्ट क्यूसी एग्जाम्पल सीक्वेंस। ये देखें बच्चों, ये देखें,
क्या ये है सीक्वेंस है, ठीक है, और इसके नीचे इसके कोड दिए हुए हैं, TCCCH2GGG, ठीक है। और अच्छा ये इसके ना नीचे इसके कोड दिए हुए हैं, ठीक है। अब फिर हम इसको QC इस फाइल को ना, फिर इस बेस के ऊपर ओवरऑल फिर हम देखते हैं कि अगर इसकी तमाम जो रीड्स के अंदर जो सीक्वेंस है ना, और उसके कोड 30 से 40 के दरमियान में है, और वो 90% है, नहीं लगी समझ, 90 या 95% है, तो हम उस क्वालिटी को रख लेते हैं। हम तो एक नंबर डिजिट दे रहे हैं ना, जैसे ABC, तो नंबर कैसा है? नहीं, वो नंबर के पीछे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर मैंने लिख दिया कि आई का मतलब है 40, क्यू का मतलब है 39, अब पूरा तो नहीं लिखा 39%, नहीं लिख समझ, ठीक है। बस ये हमारे पास है, दो सीक्वेंसेस है, ये देखो चलो हमारे पास है इमेजिन कोडिंग को लेकर, या शुरू में AGTC लिखा हुआ है, अब ए के नीचे लिख दिया क्यू, क्यू का मतलब 35। आप कंप्यूटर को कितना कंफर्म है कि ये ए है, उसकी कोड दे दिया, फिर उसने जी का कोड दे दिया जे, कर दिया 38, ये का मतलब क्या है, ठीक है। अब ओवरऑल टोटल हमारे पास जो 100 सीक्वेंसेस आई, और 100 का नीचे देखा कि कितनी ऐसी सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिनका जो कोड है वो 30 से 40 के दरमियान में, फर्स्ट है वो आती है 96%, तो उसको रख देंगे। अगर वो 90 से कम आता है या 70% आता है, तो इट मींस दैट वो सीक्वेंस सही, कंप्यूटर भी प्रॉब्लम में था, कैमरा कहीं जगह काम नहीं किया, उस मशीन की एफिशिएंसी, आप आर स्क्वायर बलून करते हैं, व्हाट इज आर स्क्वायर, रिग्रेशन बलून आता है क्या कैलकुलेशन, तो नहीं यार वो समझो तो अभी बना मुझे आपको बताना चाहिए, व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज रिग्रेशन। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में करते क्या है। अच्छा, अगर आर स्क्वायर क्या होता है, कोरिलेशन है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो सीक्वेंसिंग हुई है और उसकी क्वालिटी के दरमियान, अगर तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.97 आ जाती है, इट मींस, इट भी अच्छी कुछ, इट मीन वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है, भी वो अच्छा कोरिलेशन है, वो अच्छी सीक्वेंस हुई है, ऐसे ही है, ऐसे ही है एग्जैक्टली। हम जो शौकत खानम की लैब्स होती है ना, उसके अंदर भी जो टेस्ट लगाते हैं ना, तो उसके अंदर देखते हैं कि इस मशीन का ऑलरेडी इसकी मशीन की एफिशिएंसी कितनी, अगर तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.97 के 1.2 के दरमियान में आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अच्छी मशीन है। अगर उसकी वैल्यू आती है 0.93, इट मींस मॉडरेट है। इसलिए आपने जब भी अपना एनालिसिस करवाना है, टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवाने के बाद उसको उसे कहे यार इसकी मुझे ना वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी दे दे, इसकी QC वैल्यू इसकी वो क्या है, तो हमें उससे कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो जाता है कि ये जो एनालिसिस है ये ठीक है। इसीलिए आजकल जो ज्यादा वैल्यू हुई है ना दुनिया में, वो बायो इन्फॉर्मेटिशियन या बायो स्टैटिस्टिक्स या बायो डाटा साइंटिस्ट की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वो मशीनों को जो यूज करके उसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये डाटा कितना रिलायबल है, जितना एक्यूरेट है। इसको एक्यूरेट डिफाइन करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर स्टडी की हुई है कि अगर ये पैरामीटर होंगे, मैंने फर्ज किया, मैं कहूंगा कि आप में से बच्चों को उनके नंबर, जिसको 100 में से 85+ होंगे जिसके नंबर, तो वो A ग्रेड स्टूडेंट होगा। हमने एक पैरामीटर स्टडी कर दिया, हमने एक टेस्ट दूंगा, उसमें से जितने MCQ ठीक होंगे उसके मुताबिक हमने एक वैल्यू बना दी। सिमिलरली मशीन्स की वैल्यू है, सिमिलरली हमने मशीन को कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन सी मशीन सुपर 1 है, सुपर है, नॉर्मल है, गुड है, वेरी बैड, बैड, हमने कैटेगरीज बना दी, ठीक है। इसी तरह लोगों को पता है कि जो शौकत खानों वाले हैं ना, जब भी मशीन का टेस्ट लगाते हैं ना, साथ में स्टैंडर्ड जरूर रन करते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या है, एक ऑलरेडी नोन
सैंपल होता है और उसको पता होता है कि इसकी वैल्यू इतनी आनी है। फर्ज के हमने कहा कि इसके अंदर वायरस का टाइटर है ना, इस वायरस के अंदर 500 मॉलिक्यूल्स हैं वायरस के, और मशीन भी कह देती है कि इसके अंदर 500 मॉलिक्यूल है, इट मीन आपकी मशीन ठीक है, इट मीन आपकी मशीन। और आपको पता है कि मैंने ये सैंपल कई बार टेस्ट किया है और इसके हर बार रिजल्ट ये आता है। फिर आपने एक स्टैंडर्ड नहीं रन किया, आपने 4 5 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, और 10 के 10 का आपको पता है, और 10 के 10 में से 10 की वैल्यू सही वही बताता है जो 100%। इट मींस आपकी मशीन की एफिशिएंसी। और फिर जो अननोन सैंपल होंगे, जो आपका सैंपल होगा टेस्ट के लिए गया हुआ है, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी हम उसके ऊपर यकीन कर लेंगे कि वाकई हमारे ब्लड के अंदर इतना ही वायरस टाइटर है, हमारी ब्लड हेपेटाइटिस सी है या बी है या कोरोना है, ये कितना है, तो वो वायरस वो इसलिए जो भी हमारे ये बायोस्टैट है, ये भी क्या है, जरा बायोलॉजी सैंपल के ऊपर स्टैट लगानी, दिस इज नोन एज द एग्जांपल ऑफ बायोस्टैट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर सैंपल, हाउ यू कैन प्रिडिक्ट। आपने इस चीज को एनालाइज करना है कि आप पाइथन से या आर से एनालिसिस नहीं कर सकते। आर से करना आता है एनालिसिस, आर आती है किसको, किसने पढ़ाई थी, इसरुल्लाह साहब तो बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, आई नो दैट ही इज ग्रेट गाय। डेफिनेटली आपको अच्छी आती होगी। ओके, अब हम पढ़ रहे थे कि आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस का समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास आरएनए आइसोलेट किया, सीडीएनए में। अच्छा, जब हम आरएनए आइसोलेट करते हैं ना, हमें मालूम होना चाहिए कि आरएनए की आइसोलेट हुआ है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। हम एक आरएनए आइसोलेट करेंगे, उसको मशीन में डाल देते हैं, वो मशीन हमें बता देती है कि इसके अंदर प्योरिटी कितनी आरएनए की उसकी वैल्यू होती है। हम उसकी ना वैल्यू लेते हैं 260 नैनोमीटर के ऊपर, और 280 नैनोमीटर वो डिवाइस जो होती है ना, उसके ऊपर हम वेवलेंथ सेट कर देते हैं। वो वेवलेंथ हमें बताती है कि इसके अंदर कितने परसेंट आरएनए है, कितना परसेंट कंटेमिनेशन। हर चीज की पहले हमने कोई भी काम करना है ना दुनिया में, जो अथेंटिक होता है, जो रिलायबल होता है, वो हर प्रोसेस के ऊपर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। क्या करते हैं? जब तक वो क्वालिटी चेक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ते। हम आरएनए आइसोलेट किया, आरएनए डिग्रेडेड फॉर्म में हुआ, उससे आगे जितना मर्जी एनालिसिस कर लेंगे तो वो गलत ही होंगे। नहीं लगी समझ? ठीक है, आपको एफएससी में ही, आपको एफएससी बायो पढ़ी नहीं है आपने, और आपको आगे मेडिकल साइंस में एडमिशन दे दिया, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्वालिटी चेक ये है कि पहला क्वालिटी चेक है कि यू मस्ट हैव बिन एफएससी इन बायोलॉजी। देन फिर आप मेडिकल साइंस में जाते हो, फिर आपको देखते हैं डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिनोटाइपिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अब आपका एक टेस्ट लिया जाए, फिर क्वालिटी चेक किया जाए कि अगर तो इस बच्चे के इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि दे कैन 70 to 80% दे कैन इजीली चेक द सिम्टम्स, तो ओके, पहला क्वालिटी चेक। अगर नहीं आता उसको, उसको अभी ये पहला सेमेस्टर दोबारा पढ़ाया जाए। ये एक क्वालिटी चेक्स है। ये क्या है? क्वालिटी चेक्स है। अगर हम आपको ये चीजें नहीं आती तो आपको प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में आगे प्रमोट कर दिया जाएगा तो आप तो बेड़ा गर्क कर देंगे पेशेंट का। ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह बायोइन्फॉर्मेटिशियन है कि अगर आपको मैं ये क्वालिटी चेक्स हो कि आपके अंदर ये चीजें आनी चाहिए और ये चीजें नहीं आनी चाहिए, तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हर चीज की क्वालिटी चेक्स होते हैं, हर चीज के। समझ आ गई? मुझे आपका नंबर मैं तब दूंगा जब मुझे पता लगेगा कि आप उस क्वालिटी चेक्स के पूरे ऊपर पूरे उतरते हैं या नहीं है। समझ आ गई? तो ये वो कॉमन मैं क्या कहते हैं ना कि कॉमन एग्जांपल्स हैं जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज आरएनए सीक्वेंसिंग। इसके अंदर हर प्रोसेस के अंदर एक क्वालिटी चेक्स है। क्या है? क्वालिटी चेक्स है। ठीक है, अब ये देखो ना, क्वालिटी रीड, क्वालिटी स्कोर्स, अडाप्टर कंटेंट एंड सीक्वेंस डुप्लीकेशन लेवल, प्रॉपर फिल्टरिंग इंप्रूव्स एक्यूरेसी इन डाउनस्ट्रीम एनालिसिस। डाउनस्ट्रीम का एनालिसिस कौन से होते हैं? जो उसके बाद एनालिसिस करने हैं। अगर हमारा आरएनए आइसोलेट ही नहीं हुआ,
तो अगला सारा प्रोसेस डाउनस्ट्रीम एनालिसिस सारे के सारे गलत होंगे। इसलिए हर पॉइंट के ऊपर, जब आप हर पॉइंट पे क्वालिटी चेक करके आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है यार कि मैं काम कर रहा हूं ना, आपके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है। अब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो ना, मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी रहा हूँ 6 महीने और फिर अमेरिका रहा हूँ, वहां पर इतनी क्वालिटी चेक्स होते थे हर काम करने के कि मजा आ जाता था काम करने का। और इतनी किट्स अच्छी होती थी, उन्होंने इतनी बार उन किट्स को ट्राई किया हुआ था कि अब मैंने ना एक बार माइक्रो आरएनए आइसोलेट करने थे, माइक्रो आरएनए, मैसेंजर आरएनए नहीं, माइक्रो आरएनए, इससे भी स्मॉल आरएनए होते हैं। मैंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी गया तो वहां पर मेरे प्रोफेसर को कहा कि ये मैं आइसोलेट करना चाहता हूँ, कहता ये लो टिकट। उसने मुझे किट की और मैंने आइसोलेट कर दिया, लेकिन मैं कंफ्यूजन थी कि ये मैंने ठीक आइसोलेट किया है या नहीं। उनको पता था कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। नॉर्मली हम पाकिस्तान में क्या करते थे कि उसको पहले जेल पे रन करके देखते थे कि वाकई हमारा आरएनए आइसोलेट ठीक हुआ है कि नहीं। वो कहता ठीक है, नो नीड टू चेक दैट, जस्ट गो एंड एनालाइज। क्यों? कहता ये ठीक होगा। ठीक है। तो जब मैंने उसके उससे पूछे बगैर ही मैंने रन कर ली जेल, तो वाकई वो ठीक था। ठीक है। उनके पास उनके इतने कॉन्फिडेंस होते हैं कि मजा आता है काम करने का ना, ऐसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप एक काम पे काम करी जा रहे हो एंड यू आर। ठीक है। लैब इतनी मजेदार है कि काम करने का। मैं अब मुझे पता है कि इतना अच्छा लैब्स होती थी। मैं मैं सुबह 8 बजे हम लैब में चले जाते, रात 11 बजे तक काम करते और हम थकते भी नहीं थे। हम थकते भी नहीं थे क्योंकि हमारी मर्जी का काम था, हमारी खुशी का काम था। कहते ना आपकी जो ख्वाहिश हो और वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए, तो फिर क्या होता है? मजा आता है ना काम करने का, कि नहीं? इंशाल्लाह। ठीक है। तो आगे आ गया। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास अब रीड्स आ गई, हमने फिल्टर कर दिया, हमने फिल्टर कर दिया और हमने हमारे पास एक रीड्स आ गई है, और जो कि क्वालिटी वाली, नॉन क्वालिटी वाली खत्म कर दी। अब सिर्फ क्वालिटी रीड्स रहती है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जीन जो आइसोलेट हुआ है, जो फाइनल पास एक ही फॉर्मेट में आ गया है, इसके लिए डिफरेंट ये सॉफ्टवेयर हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा साथ साथ कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं इसके थ्रू कैसे हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये बायो इन्फॉर्मेटिशियन का काम है, ये बायोस्टैट वालों का काम है। ठीक है। कि कैसे इसको हम जिनोम को असेंबल करते हैं। अब असेंबल किसे कहते हैं बच्चों? जोड़ना। असेंबल का मतलब है पर लिया, ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, ये दिमाग है। ठीक है। लेकिन अब एक जगह इंसान बनाना है मैंने, अब उसको जोड़ना है, आंख को आंख की जगह पर, दिमाग को दिमाग की, मुंह को मुंह की, सार को सार की। ठीक है। तो अगर मैं अच्छा जोड़ लेता हूँ तो मैं एक अच्छा असेंबल हूँ, मैं एक अच्छा। इसलिए जब ये जीन की सीक्वेंस आ जाती है, अब मुझे ये मालूम करना है कि वो जीन की सीक्वेंस किस जीन की सीक्वेंस, किस किस, वो किसकी है, ये मालूम करना। दैट इज नोन एज जीनोम असेंबली। इसे क्या कहते हैं? जीनोम असेंबली। जब जीनोम असेंबली हो जाती है, अगर तो हमने जीनोम उसको ना, हम क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट ये हमारे पास ये जीनोम है पूरा, हमने एक सैंपल से ले लिया है। हेलो, हमने एक सैंपल से एक जीनोम ले लिया। अब हमारे पास आरएनए के मॉलिक्यूल जो डीएनए की फॉर्म में सीक्वेंस हुए हैं, हमारे मुंह में पता चला कि यहां से लेकर यहां तक जीन 1 है, यहां से लेकर यहां तक जीन 2 है। अब हमारे पास जो लाखों रीड्स आई हैं, हर रीड्स को हम इसके साथ अलाइन करेंगे, जिस तरह हम उसके लिए अलाइन करते हैं, ट्री बनाने से पहले हम अलाइनमेंट करते हैं। अगर तो इसके साथ 50 आरएनए के मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे, तो इट मीन ये जीन 50 बार एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है। तो उनको हम जीन आईडी 1 कहते हैं, कि वो वाला आईडी दे देंगे, बल्कि इसका सैंपल वाला है, जब फाइटोसोम A001 है नाम इसका, तो हम इसको क्या देंगे कि इस जीन का एक्सप्रेशन कितना है? 50। इस तरह जीन का इसकी सिर्फ 2 आती है, तो हम कहेंगे कि फाइटोसोम जीन आईडी 2, उसको वो आईडी दे देंगे
जो फाइटोसोल वाला है उसको, और वैल्यू दे देंगे 2। इसी तरह ही ये हमारा कंट्रोल का हो गया। फिर हमने इसी तरह ट्रीटेड का ले लेना है, इसी तरह हमने ट्रीटेड का ले लेना है, ठीक है। और फिर उन ट्रीटेड का फिर कंट्रोल का हम कंपैरिजन करेंगे, उनके दरम्यान में कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम सारे करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब आपका काम स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जितने भी काम है ना उसके अंदर हमने उन जीन के एक्सप्रेशन का ये मालूम करना है कि अगर जीन 1 का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो जीन 2 का कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। फिर जीन 3 का और जीन 2 का आपस में क्या कोरिलेशन है। अब आपने नेक्स्ट जितने भी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये डाटा मिलेगा कहां से। आप तो बायोस्टैट के बंदे हैं, आपने कौन सा आरएनए आइसोलेट करना है, ठीक है। यहां पर ऑनलाइन डाटा पड़ा है, वो कहते हैं उसको एनसीबीए जियो, जीन एक्सप्रेशन की जो यूनिट है ना वो है एफपीकेएम। क्या है? फ्रैगमेंट पर किलोबेस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन मैप रीड्स। जो रीड्स है ना उसको फिर फाइंड करके, जो जिस तरह लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इस तरह जीन का यूनिट क्या है एक्सप्रेशन का, एफपीकेएम। ये वैल्यू हर जीन की, एफपीकेएम की वैल्यू वो हमें ना इंटरनेट से मिल जाएंगी। वो वेबसाइट है, लिख ले एनसीबीआई जियो, लिखे बच्चे, लिख लो एनसीबीआई जियो। वहां पर आप जाकर ना अपने ऑर्गेनिज्म का नाम लिखोगे ना तो हमें उनका ये जो सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। और उस ऑर्गेनिज्म से और वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि फिर जब वो डाटा आपको मिल जाएगा फिर हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स, जब कल मैं बताऊंगा कि उसमें से डाटा कैसे लेना है और उसको एनालाइज कैसे करना है। लेकिन आज आप लोगों ने जी आरएनए सीक की बेसिक, ये आइसोलेशन, आरएनए आइसोलेशन से लेकर डाटा जनरेशन तक ये आज आपको सिखा दिया गया। और आज शाम तक मुझे आपने हर बंदे ने जितना काम किया हुआ है मैं उसके मुताबिक आज रात को आपकी नंबरिंग लगाऊंगा, आपको क्वालिटी स्कोर दूंगा, ठीक है। जिन्होंने, मैं देखूंगा कि आपने कितना काम किया हुआ है उसके मुताबिक, क्योंकि आपने जितने, आपने कौन कौन सा नतीजा लिखते जाए, क्या क्या काम किया हुआ है आप लोगों को जो बताया हुआ है।